चलिए आज का हमारा टॉपिक है, हमें करना है पीवाईक्यूज क्वेश्चन। वी विल सॉल्व द पीवाईक्यूज। ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड केमिस्ट्री का। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर पैटर्न पे है तो हम इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। पहले आप एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए। डिस्क्लेमर पहले आप सुन लीजिए। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो सारे पीवाईक्यू हैं ये आपके ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है। अभी आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बट इससे इसलिए आप इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट आप इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। आप इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप पहले मेरा वीडियो देखेंगे, इसको कैसे फॉलो करना है इसको समझेंगे। आपको क्या करना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आंख बंद करके से लेकर जेड तक। आपको ब्रदरली करना क्या है कि आपको मेरे साथ इस वीडियो को पहले देखना है, और जो रेलिवेंट पोर्शन है, ओनली रेलिवेंट पार्ट जो न्यू सिलेबस के हिसाब से है, मतलब जैसा कि आपको पता है कि 50 टू 60% सिलेबस आपका मैच कर रहा है अभी भी पुराने वाले सिलेबस से। तो जो रेलिवेंट पार्ट है वो आपको केवल इसमें से देखना है, और हमें समझने की कोशिश करनी है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। अगर ये आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी रियल एग्जाम में। रियल एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग एक लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व डिस्कस करते हैं। तो लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस करते हैं। ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे मेरे पास जनरली हिंदी का ही क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करता जाऊंगा कुछ कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार पांचवें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। बेसिकली जो बोहर का प्रिंसिपल है वो यहाँ पूछा गया है कि उसे कि जो फिफ्थ कोष है, फिफ्थ शेल जो है, फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इस चीज को, अगर आपको याद होगा। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें अच्छे से कमेंट करके अच्छी लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि इस वीडियो पीडीएफ को आप लोग बाद में देख सको। एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोगों ने, आपको याद होगा क्लास में देखा था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये पढ़ा था हम लोगों ने। कोणीय संवेग एन एच अपॉन टू पाई के बराबर है। तो यहाँ पर जो एन की 5 फिफ्थ दी हुई है, एन इक्वल टू 5, क्यों, क्योंकि उन्हें पांचवें कोर्स में पूछा है ना। तो यहाँ पे आप एन 5 पुट कर दो तो आपको हो जाएगा 5h अपॉन टू पाई। तो बेसिकली आपको क्या हो जाएगा 2.5h अपॉन पाई। दैट विल बी योर आंसर। तो ये 2.5h अपॉन पाई कहाँ पर है आपका, आप देखिए गौर से इसको। ये है आपका ये। ओके, तो आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर तो आपको पता है, अगर आपने मेरा पॉलीमर का पार्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो सेलुलोज होता है ये आपका नेचुरल होता है। बाकी आपका नायलॉन, पॉलीथीन और डेक्रोन, ये सब हम इसको आर्टिफिशियली या सिंथेटिकली बनाते हैं। फिर है आपका अगला, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक टेबल का हिस्सा था जो कि इस बार सिलेबस में नहीं है। तो ये मैं जो ब्लू मार्कर से लिखता हूँ ये आपका सिलेबस में नहीं है। N/10 NaOH विलयन का पीएच मान क्या होगा, ये भी सिलेबस में नहीं था, हट गया इस बार। आवर्त सारणी के किसी, बाकी आप उसको निकाल सकते हैं, आपके लिए कोई इतना ही टफ क्वेश्चन है नहीं वैसे ये। इसको आप ट्राई कर सकते हैं पीएच निकालना। पीएच का फॉर्मूला बेसिकली आपको पता है क्या होता है, पीएच इक्वल टू होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो पहले आप इसका पीओएच निकाल लो एंड देन फिर आप इसका पीएच निकाल सकते हो, बट इस सिलेबस में नहीं है इस साल आपके। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी कट कर देता हूँ। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपका ये है कि पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है तो ऑक्टेन संख्या से, ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन है, SnCl2 FeCl3 SnCl4 FeCl2, इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, एक बार आप इसको देखना, रिकैप करना, तो आपको याद आ जाएगा कैसे इसको करना था। ओके, ये इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है आप कर सकते हो।
जैसे अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो आप इसको इमेजिन करो, मैंने क्या लिखवाया था पहले, इसको इसको आयन से ब्रेक कर लो, SN2+, देन फिर ये इसको ब्रेक करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2Fe3+, इसको ब्रेक करोगे SN4+, प्लस आपका Fe2+। मतलब कि जो आपका SN2+ है वो आपका SN4+ में कन्वर्ट हो रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है आपका ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है? SN2+ का। और अपचयन किसका हो रहा है? इसका। तो Fe+3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आपका Fe+2 बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इसका अपचयन हो रहा है। दिस इज योर रिडक्शन। ठीक है, तो आप लिखोगे Fe+3 का अपचयन हो रहा है और Fe+2 का, सॉरी, SN+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर आपका अगला है कि तापानुशीलन प्रक्रिया क्या होती है। तापानुशीलन का मतलब है आपको पहले हीट करना, देन फिर उसको कूल करना है। इसका बेसिकली नाम एनीलिंग प्रोसेस है। क्या है इसका नाम? एनीलिंग। इसका नाम क्या है? एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग ये आपका उसमें मिलेगा, आपके जो कोरोजन वाले टॉपिक में कैसे इंटरनल कोरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, एनीलिंग प्रोसेस मतलब हम बेसिकली करते क्या है, पहले अपनी मेटल को जब हमें कोरोजन से प्रोटेक्ट करना होता है तो हम मेटल को स्लोली पहले रेड हॉट हीट कर देते हैं। सॉरी सेकंड, इसको मुझे इरेज करना होगा कहीं पे। आप उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो देखते देखते, मैं कुछ चीज़ें इसकी इरेज कर देता हूँ। ओके, जैसे आपका तापानुशीलन प्रक्रिया क्या है, आप लोग चाहें तो इसकी शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, या आपके शॉर्ट नोट्स एग्जाम के पहले रिवीजन करने के काम में आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके काम के हैं। तो तब एनीलिंग में क्या होता था मैंने, पहले आपकी जो मेटल है उसके आप हॉट करोगे, गर्म करोगे रेड हॉट तरीके से, फिर उसको स्लोली स्लोली ग्रेजुअली कूल करोगे, स्लोली स्लोली आप उसे कूल करोगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी जो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें, और वो आपके क्या होंगे कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेट हो जाती हैं अच्छे से, और आपका कोरोजन से प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। आप इस चैप्टर में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वही एनीलिंग प्रोसेस। ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम लिखिए, आईयूपीएसी नाम इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय क्यों होता है, ये बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था जो इस साल हटा दिया गया है। फिर आपका क्या है कि रसोई गैस में कौन सी गैस, तो ये आपकी एलपीजी गैस है। ठीक है, फिर आपका है विमोमन क्या है, ये आपका डी वैक्सिंग क्या होती है। डी वैक्सिंग क्या होती है, आपके पेट्रोलियम से ऑयलीनेस को रिमूव करना, जो डी वैक्सिंग, ये आपको मिल जाएगा और फ्यूल एंड लुब्रिकेंट वाले टॉपिक में। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट वाले टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा। ओके, आप उसको देखिए पहले एक बार। फिर है आपका सिग्मा, अब आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फिर आपका क्वेश्चन है सिग्मा और पाई बंध में अंतर बताइए। ये सिग्मा एंड पाई, तो आई थिंक आपको याद आ गया होगा, हम लोगों ने क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा बेसिकली जो आपके हेड ऑन कोलिजन से बनता है, और पाई क्या है आपका, जो आपके ओवर पार्शियल या लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा स्ट्रांग होता है और पाई आपका वीक होता है, ये आपको मिल जाएगा। ओके, फिर है आपका परमाणु क्रमांक 24, परमाणु क्रमांक 29 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो बेसिकली ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये बेसिकली क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक, ये बेसिकली क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 24 और 29 आपके एक्सेप्शन आपको पता होगा, वहां तक सेम जाएगा। फिर आप यहाँ लिखोगे 3d5 4s1, सब बाकी सब सेम रहेगा, लास्ट में जाएगा 3d10 4s1। तो यही आपके हैं 24 और 29 के कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको एलिमेंट का नाम लिख देना है, या आपका क्रोमियम है या आपका कॉपर है, दैट्स इट। फिर आपका अगला सवाल है कि एक कठोर जल के नमूने में 1 मिलियन भाग में 10 ग्राम CaSO4 और 6.5 ग्राम MgCl2 पाए गए। जल की कठोरता ppm में ज्ञात करिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको सब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आपको जो अगर स्टूडियो से नोट्स बनाने हैं तो आप मेरी वीडियो देख देख के नोट्स बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लिखता भी जा रहा हूँ, अरेज भी करता जा रहा हूँ।
क्योंकि क्वेश्चंस के सामने जगह ज़्यादा है नहीं सॉल्व करने की, ठीक है। तो आप इसको कॉपी पे नोट भी करते जाइएगा, साथों साथ वीडियो देखते जाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे आपका है कि अ, एक कठोर जल के नमूने के 1 मिलियन भाग में 10 ग्राम CaSO4, मतलब ऑलरेडी दे दिया है कि 1 मिलियन भाग में, 1 मिलियन मतलब क्या होता है PPM, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब आपने 1 मिलियन ले लिया है, उसमें आपका 10 ग्राम CaSO4 है और 6.5 ग्राम MgCl2 है। तो आपको क्या करना है, 10 ग्राम CaSO4 को आपको इक्विवेलेंट बनाना है किसके, CaCO3 के। तो आपको पता है कैसे आपको बनाना है, आप क्या करो, पहले आप CaSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ अच्छे से। तो आप क्या करो, पहले CaSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। तो इसका हो जाएगा 40, इसका 32, इसका 64। तो कितना हुआ, 64, 32, 40, 4 2 6, 6 3 9 4 13, 136, ठीक है। कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, इसका, हाँ कैल्शियम का 40, इसका 32, सोलह का 64, 4 2 6, 6 3 9 4 13, 136 आया, ठीक है। और CaCO3 का आपको पता है ये 100 होता है। तो आपको याद होगा मैंने क्लास में क्या बताया था, 136 ग्राम ऑफ CaSO4 इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ CaCO3, ऐसे बताया था। तो 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 100/136 ऑफ CaCO3 के। यह क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम CaSO4। तो आप ले लो इसको, 10 ग्राम CaSO4 कितने के बराबर हो जाएगा, इसको मिटाओ पहले यहाँ से। ये आपका 10 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 100/136 इंटू 10। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000/136 ग्राम CaCO3। आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली जो आपको दूसरा दिया हुआ है 6.5 ग्राम MgCl2, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखो आपको ग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर लीटर नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना, क्योंकि आपको ऑलरेडी दे रखा है सेम चीज कि आपका PPM में दिया है। अदरवाइज फिर हम इसे मिलीग्राम पर लीटर में लेके आते, मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि PPM में इतने ग्राम है, तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है यहाँ पे। कि साथ में क्या दिया है आपको MgCl2, तो आप MgCl2 का मोलर मास निकाल लो पहले। तो Mg का 24, 71, आपका हो जाएगा 95। ओके, बेसिकली यहाँ भी आपको सेम चीज़ ही फॉलो करनी है। क्या फॉलो करना है, यहाँ पे आपको सेम चीज़ क्या फॉलो करनी है कि 95 ग्राम MgCl2 इज इक्विवेलेंट, सॉरी सॉरी सही तो है ये, क्या ही गलत पढ़ा मैंने। ये इज इक्वल टू 100 ग्राम CaCO3 के, ऐसे। तो 1 ग्राम MgCl2 कितने के बराबर हो जाएगा, 100/95 के CaCO3 के। और आपको दिया कितना हुआ है, ये 6.5 ग्राम। तो आप 6.5 ग्राम MgCl2 लोगे तो कितने का हो जाएगा, 100/95 इंटू 6.5। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालो ग्राम में। देन फिर आपकी जो दोनों वैल्यूज आएंगी, कौन सी वैल्यू, दोनों, ये दोनों, ये वैल्यू ए, ये वैल्यू बी, और ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, जो भी आपका आ जाए वही आपका PPM में हो जाएगा CaCO3 के, वही आपका हार्डनेस हो जाएगा। ओके, ठीक, वही आपका PPM, उसके आगे जो वैल्यू है डायरेक्टली PPM लिख देना आप, ठीक, PPM ऐसे, दैट इज योर CaCO3 वैल्यू। फिर अगला है आपका प्राकृतिक रबड़ में सल्फर क्यों मिलाया जाता है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, हम लोग प्राकृतिक रबड़ में सल्फर क्यों मिलाते हैं, वल्कनाइजेशन के लिए हम लोग प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाते हैं। इसके लिए, वल्कनाइजेशन के लिए, वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन मतलब आपको याद होगा ऐसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बीच में ऐसे मैंने ये सल्फर ऐसे जोड़ दिया था। तो ये क्या करता है, रबड़ को आपको स्ट्रॉन्ग करता है। ये बेसिकली क्या करता है, रबड़ को आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनाता है रबड़ को, उसकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके, फिर आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा हम लोग स्पीड से चलेंगे, अदरवाइज ये बहुत सारे पेपर आपके हो नहीं पाएंगे। आप इस सब चीज़ों वीडियोस को नोट करते जाना, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं इरेज करता जा रहा हूँ। फिर आपका है जैसे कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाले पदार्थों के लिए आयनिक समीकरण लिखिए। बेसिकली ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिडक्स हो रहा है। तब खुद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी रिएक्शन है 2H2S प्लस SO2
इज फॉर्मिंग 3s प्लस H2O। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे आपका H2S है, वो जो आपका कन्वर्ट हो रहा है S में। एक तो रिएक्शन आपकी ये हो रही है, ठीक, एक रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, ये हो रही है। इसको आप कैसे बैलेंस आउट करोगे? हम्म, तो देखो यहाँ पे क्या है कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे आपका -2 है, यहाँ पर आपका 0 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर राइज कर रहा है। तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, SO2 जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में। ओके, यहाँ पे आपका सल्फर जो +4 में था यहाँ 0 में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका +4 से 0 में जा रहा है। तो ये आपका क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपका डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा था, इस वजह से ये रिडक्शन है। तो आपका ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, H2S हो रहा है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो आपका SO2 हो रहा है, ठीक है। तो कौन ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत व अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान करिए। तो ये आपका ऑक्सीडाइज ये हो रहा है, और H2S, और ऑक्सीडाइज होकर के बन क्या रहा है, सल्फर। और अपचयित हो कौन रहा है, SO2 अपचयित हो रहा है, और ये भी क्या बना रहा है, सल्फर। अब आपको इसके लिए आयनिक समीकरण लिखना है। तो आयनिक समीकरण आप कैसे लिखोगे? तो आयनिक समीकरण आप लिखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा करके। कैसे देखो, इसको आपको लिखना चाहिए, इसको आप लिखोगे कैसे, 2H+, 2H+, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो, H2S इज फॉर्मिंग S प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी एक रिएक्शन ये हो गई 1, ठीक है। दूसरे केस में क्या है आपका, SO2 है, SO2, SO2 के केस में आप क्या लिखोगे, साथ में इधर लिख दो, आप क्या लिख सकते हो इधर पे, इधर पे आप लिखो, इधर पे आप लिखो S प्लस H2O लिख दो। यहाँ पहले आप क्यों H2O लिखो, क्योंकि आपको बैलेंस करनी है रिएक्शन 2H2O। तो यहाँ पे आप लिख दो 4H प्लस प्लस आपका 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आपका हो गया अपचयन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों रिएक्शंस को आपको, तो आपकी देखो दो रिएक्शन लिख गई आपके सामने। मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख देता हूँ, रिफ्रेश करके लिख देता हूँ दूसरी रिएक्शन को, SO2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज फॉर्मिंग S प्लस 2H2O, ठीक। और इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको ऐसे यहाँ से जोड़ दो। तो सॉरी, सेकंड, ये आप दोनों को जोड़ करके ऐसे लिख दो। तो आपका क्या हो जाना है, ये आपका हो जाएगा 2H2S 2S प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों तरफ से आपके क्या कट जाएंगे, ये आपके कट जाएंगे ऐसे ऐसे, और आपकी नेट रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2H2S प्लस SO2 3S प्लस 2H2। ये देखिए, ये रिएक्शन है आपकी सामने, देखिए ऊपर सेम रिएक्शन है। तो आपकी हाफ रिएक्शन ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन की। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ आपके लिए फिर से, ठीक। तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये आपकी ऑक्सीडेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये आपका रिडक्शन है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन को आपको नोट करके लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर है आपका अगला, संक्षारण से बचाने के लिए अशुद्ध धातु की अपेक्षा शुद्ध धातु को वरीयता क्यों दी जाती है। तो आपको मैंने बताया था ना कि जो इम्प्योर मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, इम्प्योर जो आपकी जो आपकी इम्प्योर मेटल होती है, शुद्ध धातु होती है, वो आपकी मोर रिएक्टिव होती है। और जो आपकी प्योर मेटल होती है, प्योर मेटल में रिएक्टिविटी आपकी डाउन हो जाती है, वो आपस में ही बॉन्ड बना के रखते हैं, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से आपका हमें प्योर मेटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है। पावर अल्कोहल पर टिप्पणी करिए। तो पावर अल्कोहल बेसिकली एक तरीके का आपका फ्यूल है, जो आपको जो पावर प्रोड्यूस करने के काम में आता है, इथेनॉल वगैरह के, हम इथेनॉल को ये आपका काम आता है, ठीक है। ये वैसे साल सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप इसके एक बार इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी आप कर लीजिएगा, ओके।
फिर आपका अगला है आपका क्या, कि नष्ट समीकरण से क्या तात्पर्य है, और इसको लिखिए। तो ये आपका सिलेबस से हट चुका है नष्ट समीकरण। गैल्वोनिक सेल क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए। तो आई होप आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा गैल्वोनिक सेल। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में गैल्वोनिक सेल या डेनियल सेल, या फिर आपके ये क्या होते हैं, जो आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मुझे याद है, मैंने क्या दिया था। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने ये पढ़ा था। और ये Cu2 प्लस इस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Cu, ये ऑक्सीडेशन या आपका रिडक्शन। तो ये आपका गैल्वेनिक सेल आपका हो गया। इसका आप डायग्राम बना देना, एग्जाम्पल लिख देना और कार्यविधि बता देना। ओके, सेल इसका आप ऐसे बना देना, डायग्राम जो बताया था ना आपको, सॉल्ट ब्रिज, इधर एनोड, सॉरी कुछ कुछ ऐसे हम लोगों ने इसका डायग्राम पढ़ा था ना, ऐसे। और ये आपका एनोड था, यहाँ पे आपका कैथोड था। इनका ये सॉल्ट ब्रिज था, ऐसे जोड़ दिया था। और ये आपने दोनों को आपको ऐसे ऐसे से जोड़ दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने जिंक की इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कॉपर। आई होप आपको ये याद आ गया होगा। ओके, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। फिर है आपका अगला सवाल है आपका कि जल की कठोरता पर व्याख्या करिए। व्हाट इज वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। ये तो हमारा पहला टॉपिक था जो हमने अच्छे से पढ़ा था। हार्डनेस ऑफ वाटर आपको पता है कि KClSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2, कैल्शियम बाई कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, इन सबको मिक्स करने से जो बनता है, मतलब इन सबको मिक्स करने से वाटर में घोला रहता है तो वाटर में हार्ड हो जाता है। और ये आपका पानी के साथ झाग नहीं देता, झाग नहीं देता, इस वजह से इसको हम कठोर जल बोलते हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आप इसको देख लीजिएगा। फिर अगला है आपका कि बॉयलर धातु पर कास्टिक प्रभाव को समझाइए, कास्टिक प्रभाव दूर करने के उपाय। ये आपका कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये आपका कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट है। बताया था ना आपको कि जब हम उसमें बॉयलर में जब हार्ड वाटर को रिमूव करना रहता है तो हम उसमें Na2CO3 मिला देते हैं। Na2CO3 में क्या होता है कि ये बॉयलर में जा करके ये जो जब ये एक्सेस अमाउंट में होता है तो बॉयलर को डैमेज करता है। ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाता, फिर बॉयलर को डैमेज करता है। और फिर इसी वजह से इसको कास्टिक, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा बन जाता है आपका। और इस वजह से आपको कास्टिक प्रभाव को दूर करने के लिए काफ़ी कुछ मैंने बताया था। आप गौर से जाके देखिएगा नोट्स को, आपको मिल जाएगा। रिवीजन आपका हो रहा है एक तरह से। ठीक है, ये आपके नोट्स में आपको अवेलेबल है। फिर है आपका अगला कि धात्विक संक्षारण को परिभाषित करिए और इसके रासायनिक तथा विद्युत रासायनिक संक्षारण में विभेद करिए। तो देखिए, ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। धात्विक संक्षारण मतलब मेटेलिक कोरोजन। मेटेलिक कोरोजन क्या है, तो वही आपको हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो डेफिनेशन पढ़ी थी आपकी, कि वायु की उपस्थिति में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स वगैरह बन जाते हैं, जिसके साथ आपका जो वायुमंडल और नमी के साथ रिएक्शन करके डैमेज कर देते हैं हमारी मेटल को, और जो आपका कोरोजन है। इसमें आप पूछा है रासायनिक और वैद्युत रासायनिक में डिफरेंस बताइए। तो केमिकल, या इसको ड्राई भी आप बोल सकते हो, या फिर वेट, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल। इसमें आपका जंग लगना था, रस्टिंग ऑफ आयरन था, मतलब जंग लगना। इसमें आपका था बहुत सारे ऑक्साइड्स का बनना, सल्फाइड का बनना, ये सब। इसमें आपकी गैल्वेनिक सेल जैसा निर्माण कुछ हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें इसमें नमी होती है, इसमें नमी नहीं होती। तो ये आप उसके नोट्स में देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये आपका यूपीएससी सेक्शन आपका अब नहीं रहा सिलेबस में, भूल जाइए इसको। फिर अगला है आपका अपस्फोटन व अपस्फोटन रोधी कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो अपस्फोटन क्या, आपका नॉकिंग है। आप मेरा फ्यूल वाला टॉपिक देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे जब कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो पाता फ्यूल का, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, तो क्या होता है कि इंजन में आवाज आने लगती है, इसी को हम लोग नॉकिंग कहते हैं। और एंटी नॉकिंग क्या होते हैं, टेट्राएथाइलेट का हम लोगों से नाम सुना होगा, TEL, टेट्राएथाइलेट, और एनिलीन वगैरह, एमीन वगैरह, बेंजीन वगैरह, ये आपके अपस्फोटन रोधी कारक होते हैं। तो इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है।
तो इसमें आपको नॉकिंग के बारे में लिखना होगा। इस पे आपको ऑक्टेन संख्या के बारे में भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, क्योंकि ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। तो आप ऑक्टेन नंबर भी लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो कि एपिस्टोटल क्या करते हैं, टेट्राथाइलाइड, ये आपके इंजन की आवाज़ को रोकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख सकते हो कि इंजन की आवाज़ करने से क्या होता है, मेटेलिक साउंड बहुत होगा तो डैमेज हो जाएगा इंजन मशीन आपका, काफ़ी कुछ कुछ हीट लॉस होगा। आप ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। ओके। फिर आपका अगला पॉइंट है आपका, स्नेहकों को परिभाषित करिए। स्नेहकों में यौज यौगिकों का क्या महत्व है, उदाहरण से समझाइए। तो ल्यूब्रिकेंट्स की बेसिकली आपको डेफिनेशन बतानी है, और ल्यूब्रिकेंट्स की डेफिनेशन करने के बाद आपको पूछा है योज यौगिक मतलब एडिटिव्स क्या होते हैं। एडिटिव्स अब आपके फिलहाल कुछ साल सिलेबस में नहीं है, बट बेसिकली जो आप ल्यूब्रिकेंट्स को बनाने में जो आप इन केमिकल्स का यूज़ करते हो, वो आपके एडिटिव्स होते हैं। ओके। फिर है आपका, देखिए इधर पे, भंजन क्या है। फिर आपका क्या है, भंजन क्या है, देखिए भंजन। तो ये भंजन आपका है रोस्टिंग। ये आपको मेटलर्जी मिल जाएगा, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ईंधन का कैलोरी मान, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ये आपको याद आ गया होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक 1 यूनिट फ्यूल को गर्म करने पर जितनी कैलोरीज ऑफ ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी, उसको उस ईंधन का कैलोरी मान होगा। डीजल की, पेट्रोल की आपको याद होगी, आप लिख दो। ये बीओडी क्या है, हम लोगों ने वाटर वाले टॉपिक में पढ़ा है। ये आपका सीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये वर्ष दूषण क्या है, आपका टर्निशिंग है। जब आपकी मेटल कोरोजन और कोरोड होती है तो ये टेरनेस हो जाती है वायुमंडल की वजह से, सल्फाइड्स वगैरह से, इन सब वगैरह से। तो इसी को हम वर्ष दूषण कहते हैं। बीओडी और सीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में कि जब आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, तो उनको जब आपके पानी में पनपने लगते हैं तो उनको जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है नष्ट होने के लिए, वही आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि आपका पानी कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। अगर आपका बीओडी लेवल 2 से 3 ppm होगा तो पानी आपका अच्छा है माना जाएगा। वही बीओडी लेवल अगर 10 है, 20 है, तो आपका पानी पॉल्यूटेड माना जाएगा। सीओडी के केस में क्या था, आपका बायो सीओडी के केस में क्या था आपका, फिर से मैं लिख देता हूँ। तो आपका सीओडी के केस में क्या था, सॉरी, तो सीओडी के केस में क्या था आपका, बायो मतलब ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, दोनों तरह के मटेरियल डिकम्पोज होते थे इसमें। और आपके बीओडी में केवल आपके ऑर्गेनिक, बीओडी के केस में केवल आपके ऑर्गेनिक होते थे। इस वजह से सीओडी वैल्यू हाई होती है बीओडी वैल्यू से। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ पीवाईक्यूज का, तो आप इसको डिटेल में आप सॉल्व करिए खुद से, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है आफ्बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या बताइए। तो आफ्बाउ में पहले तो आप वाला डायग्राम बना देंगे, ऐसे 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 वाला, मतलब ऐसे ऐसे वाला, सॉरी, पहले तो अभी डायग्राम बना देंगे, ऐसे 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 करके वाला, पहले तो आप ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है। या और आप आपको प्रिंसिपल बता देंगे कैसे बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में लिखते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, ऐसे 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 करके आप बना के दिखा देंगे। 3p, 4s, 3d, कैसे बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, आप डेफिनेशन लिखेंगे। फिर ये आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या m क्या बताता है। तो आप बताइएगा कि m जो होता है उसका मान -l से +l के बीच तक होता है। और ये क्या बताता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है वो कौन सा होगा। पर्टिकुलर ऑर्बिटल बताता है, आपका चुंबकीय प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऑर्बिटल जैसे आपका p है तो -1, 0, +1, तो m बताएगा ना, m का मान अगर 0 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, m का मान माइनस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, m का मान +1 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो ये आपको चीज़ें पता लगाई जाके बताई जाती हैं। तो इस प्रिंसिपल पे आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को डिफाइन करोगे, डायग्राम बनाओगे और m के बारे में लिखोगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर है आपका अगला, सह बहुलक से आप क्या समझते हैं, ब्रूना एस और ब्रूना एन किस प्रकार से भिन्न है। तो सह बहुलक आपका होता है कोपॉलीमर्स। ये आपको पॉलीमर वाले वीडियोस में आप मेरा देख लीजिए, इंजीनियरिंग मटेरियल पार्ट 4 में आपको ये मिल जाएगा अच्छे से। कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर मतलब जिसमें आपका एक ए हो और जो बी हो, ये दोनों आपस में मिलके बार बार रिपीट हो, ऐसे। तो ये आपका होता है कोपॉलीमर। जैसे इसने पूछा है बूना एस, तो मतलब बेसिकली क्या है आपका, ये ब्यूटाडाइइन है,
और ये आपका स्टायरीन है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मतलब बेसिकली, तो ये आप इसको आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके नोट्स में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये बूना एस तथा बूना एन। तो बुक में आपके बूना एस के बारे में दिया हुआ है, नोट्स में आपके, ठीक है। ये कैसे आपका, इसको मैं लगी करा देता हूँ एक बार फिर से। तो ये है आपका बूना एस। तो बूना एस आपका क्या था, आप देखिएगा वीडियोस एक बार जाके। क्या था आपका, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पी एच। इनकी जब आपने पॉलीमराइजेशन कराई थी तो आपका क्या बना था, सी एच टू सी एच सी एच सी एच टू सी एच टू, यहाँ पी एच, ऐसे। तो जब इसका रिपीटिशन हुआ था, ये देखो यहाँ से मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, 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 इन दोनों को जोड़ा तो ये वाला बॉन्ड बन गया। एक बार आप रिवाइज कर लेना, एक बार आप रिवाइज कर लेना पॉलीमर वाला टॉपिक अपना। और फिर इसको यहाँ से ब्रेक किया तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये आपका ये नया बॉन्ड, एक तो ये नया बॉन्ड ये बना और एक नया बॉन्ड ये बना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एन लिख दिया, तो ये है आपका बूना एस। ब्यूटाडाइन, ये आपका ब्यूटाडाइन है और स्टायरीन है, स्टायरीन, ये ब्यूटाडाइन, ओके। तो ये मिलके आपको बनाते हैं क्या, कि ये आपका बना देते हैं बूना एस रबर। फिर आपका अगला आता है, इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से नोट्स में अपने। फिर आपका अगला आता है बूना एन रबर। तो बूना एन रबर में क्या होता है, बूना एन रबर में आपका होता है ब्यूटाडाइन होता है और एक्राइलोनाइट्राइल होता है। अब ये एक्राइलोनाइट्राइल जो है, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो मैं इसको आपको यहाँ बता देता हूँ एक बार। ये आपका बूना एन क्या होता है, तो बूना एन बेसिकली होता है आपका ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ये आपका हमेशा की तरह ब्यूटाडाइन है और ये आपका एक्राइलोनाइट्राइल है। ये जो सी एन ग्रुप लग जाता है ना, साइनाइड ग्रुप, इसी को बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। तो ये जब वो इन दोनों को मिलाते हैं तो आपका क्या बनेगा, खुद देखिए। जैसे अभी तक हम लोग करते थे वही आप फिर से करो। क्या आप करना है आपको, पहले तो आपको इसको दूर करना है। पहले आप इसको सॉरी, पहले आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और इस बॉन्ड को ब्रेक करो, तो आपका क्या बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। फिर आप इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो क्या बनेगा आपका, ऐसे, सॉरी, ऐसे ऐसे। फिर आपको क्या करना है ना, जो बॉन्डिंग रिलेशन बनाना है, इन दोनों का बॉन्ड आपस में बना दो और इन दोनों का बॉन्ड आपस में बना दो, और इसको उधर खाली छोड़ दो, इसको उधर खाली छोड़ दो। तो जो आपका बनेगा, एक बार उसको बना देते हैं हम लोग। सी एच टू सी एच सी एच सी एच टू सी एच टू, इधर खाली, इधर सी एन ग्रुप, और ये जो आपका बना है ये आपका बूना एन है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं था पिछले साल तक, पिछले साल तक शायद था, इस बार नहीं है, बट फिर भी आ सकता है क्योंकि बूना एस आपके सिलेबस में है, तो बूना एन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको मिस मत करिएगा, इसको अच्छे से देख के जाइएगा, ओके। तो आपका ये देखिए कि बूना एस बूना एन से किस प्रकार भिन्न है, आपने देख लिया अच्छे से, ओके। तो हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन है, ये आज के लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे इस पेपर का। इसमें क्या है, संक्षारण निरोधन पर टिप्पणी करिए, मतलब कोरोजन प्रिवेंशन आप कैसे करोगे, सी ओ डबल आर ओ एस आई ओ एन, कोरोजन प्रिवेंशन। तो कोरोजन प्रिवेंशन हम लोगों ने आज ही पढ़ा ना। कोरोजन प्रिवेंशन के तीन तरीके हैं, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल और तीसरा कोटिंग्स। तो इंटरनल में आपने क्या क्या पढ़ा था, इंटरनल में आपने हीट ट्रीटमेंट पढ़ा था, प्योरिफिकेशन पढ़ा था, प्योरिफिकेशन, हीट ट्रीटमेंट, और और एक्सटर्नल में हम लोगों ने कोटिंग्स पढ़ी थी। कोटिंग मतलब एनोड की कोटिंग कर दो, कैथोड को प्रोटेक्ट कर लो, गैल्वनाइज कर दो, गैल्वनाइज कर देते हैं हम लोग, टिनिंग कर देते हैं, टिनिंग टिनिंग याद होगा, गैल्वनाइजेशन, टिनिंग, एसएन,
और आपने पेंट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, पेंट और आपके वार्निश, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है ना, कैसे हम लोग इंटरनल प्रोटेक्शन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, एनीलिंग करते हैं और आपका क्वेंचिंग करते हैं। कैसे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई है ना, वैसे ही आपको इसको स्ट्रक्चर वाइज देख लेना है, क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन है। आपको संक्षिप्त टिप्पणी में स्मॉल टिप्पणी करनी है, तो आप बेसिकली 4-5 मेथड्स के बारे में अच्छे से लिख दो। 5 मार्कर क्वेश्चन है, मतलब 2.5 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप बता दो कि आप संक्षारण निरोधन कैसे करोगे, ऑक्साइड की लेयर बना दोगे, पेंट यूज करके, केमिकल यूज करके आप हीट करोगे, कूल कर दोगे। ये जो हमने सब पढ़ा है, आप किन्हीं भी 3-4 के बारे में आप लिख दोगे, दैट्स इनफ। एक एक दो दो, इसमें आप अगर आपका 5 मार्कर क्वेश्चन भी होता तब भी आप लिख सकते थे डिटेल से, इंटरनल एक्सटर्नल कोटिंग्स वगैरह काफी कुछ आप तो कर सकते थे। फिर आपका उदाहरण द्वारा समबहुलक और सहबहुलक में विभेद करिए। तो ये आपका सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। कौन सा हो रहा है, देखिए। समबहुलक मतलब आपका होता है होमोपॉलीमर, और फिर आपका कोपॉलीमर। क्योंकि अगर आपने अभी वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो आपको पता होगा कि होमोपॉलीमर में हम लोगों का सिर्फ एक ही तरह का यूनिट होता है, जिसको आप ए ऐसे करके आप बना देते हो। कोपॉलीमर में ए और बी आपस में मिलकर रिपीट होते हैं, ए बी ए बी ए बी। जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलिन। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था बूना एस, बूना एन। आप कोई भी एक चीज ले सकते हो, बैकेलाइट, ठीक है, आप इससे कुछ भी ले सकते हो जो आपको ठीक लगे। फिर आपका अगला, घरेलू जल का विसंक्रमण क्यों आवश्यक है, किसी एक विधि का वर्णन करिए। घरेलू जल का विसंक्रमण मतलब आप समझ रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। घरेलू जल में आपसे पूछा जा रहा है कि घरेलू जल मतलब आपको स्टरलाइज करना है। स्टरलाइजेशन के हम लोगों ने तरीके पढ़े हुए हैं, याद होगा आपको। बॉइलिंग, आप पानी को उबाल सकते हो, पहला। दूसरा क्या है, आप परमैंगनेट लाल दवा यूज करो, KMnO4। आप ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये 2-3 मेथड आप यूज कर सकते हो। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन, ओजोनोलिसिस, एक सेकेंड सॉरी, ओजोनोलिसिस, यूवी, यूवी विजिबल, अल्यूवी रेस, ठीक है। तो ये बहुत सारे मेथड्स है आपके सामने, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। आप बेसिकली आपको घरेलू जल का विसंक्रमण क्यों करना है, क्योंकि पानी में बैक्टीरिया हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, ये आपको बीमार कर देंगे, हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है। पानी प्रदूषित हो जाएगा, आपकी बॉडी को डैमेज कर देंगे, बीमारियां फैला सकते हैं, हैजा, मलेरिया, दुनिया भर की बीमारी लिख दीजिए। एंड किसी एक विधि का वर्णन करिए, तो आप 4-6 के पहले नाम लिख दीजिए, फिर किसी एक विधि को थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। डिटेल में समझाने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने क्लोरीनीकरण का एग्जाम्पल लिया, तो Cl2 को जब वाटर से रिएक्शन कराते हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, HOCl बन जाता है, और ये HOCl बन जाता है, और HOCl आपका HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है, और ये नवजात ऑक्सीजन आपके घरेलू जल को स्टरलाइज करने के काम में आता है। ओके, ये आपका HCl2 H2 से रिएक्शन कराएगा तो HOCl बनेगा और HCl बनेगा। HOCl ब्रेक करके आपका HCl और नवजात ऑक्सीजन दे देगा, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नवजात ऑक्सीजन आपको आई थिंक रिवाइज होकर याद आ गया होगा। फिर अगला है आपका, आरओ प्रोसेस क्या है, इसके प्रक्रम के लाभों का वर्णन करिए। तो आरओ प्रोसेस आपका डिटेल में आपको पढ़ना होगा। आरओ प्रोसेस मतलब आपको पहले डायग्राम बनाना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस का अच्छे से, कैसे आपका तुम्हारा आपका जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, फिर जब आप प्रेशर लगाते हो तो ये इधर आपको प्योर सॉल्वेंट मिल जाता है। वाटर प्योरीफाई करना कैसे होता है आरओ से, आपको ये रिवाइज करना होगा अच्छे से। देखिए इसको, डायग्राम बनाइए, प्रिंसिपल लिखिए अच्छे से, और फिर क्या पूछा है, इसके लाभ बताइए। तो लाभ भी आप लिख सकते हो, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स नहीं मतलब बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स आप यही लिखोगे कि आपको हेल्दी रखेगा, पानी को प्योर करेगा, इसकी लागत कम होती है, लार्ज अमाउंट में आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके आपको 4-6 अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। फिर आपका पूछा है स्नेहक का उदासीनीकरण और साबुनीकरण मान। तो ये बेसिकली क्या है, आपका ल्यूब्रिकेंट का सपोनिफिकेशन वैल्यू और न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू। ये आपका जो ल्यूब्रिकेंट है, इसका न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू, न्यूट्रलाइजेशन नंबर एंड सपोनिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे मेरा जब वीडियो देखेंगे, फ्यूल ल्यूब्रिकेंट का लास्ट वाला वीडियो, उसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि हाउ मिलीग्राम ऑफ KOH यू आर यूजिंग, मतलब कितने ग्राम आप KOH यूज कर रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो आपका न्यूट्रलाइजेशन नंबर है। और सेपोनिफिकेशन मतलब उसमें साबुनीकरण कराने के लिए कितने मिलीग्राम आप KOH या कुछ आप यूज कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसको, आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है।
फिर है आपका आधुनिक आवर्त नियम और हाइड्रोजन बंध। तो आधुनिक आवर्त नियम तो आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन हाइड्रोजन बंध आपके सिलेबस में है। तो हाइड्रोजन बंध आपके सिलेबस में है, तो इसको समझ लेते हैं। ये आपका एच बॉन्ड, ये आपके सिलेबस में अच्छे से पढ़ाया था, आपको याद होगा, तो मैंने ऐसे कुछ बना के दिखाया था। कहा था जब आपका ये फ्लोरीन ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन होगा, तब क्या होगा, तब यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस तरह करते करते बहुत सारे आपके आसपास आ जाएंगे। तो मैंने बताया था इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, ऐसे ऐसे करते करते। तो इस वजह से ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी को ही हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो आई होप आपका आपका पेपर डिस्कस मैंने कर लिया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ज़्यादातर इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो क्लास में मैंने नहीं पढ़ाई है, या आपने जनरली आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें या तो आप क्लास में या फिर वीडियोस के माध्यम से आप इसे कवर कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।